जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडियो चाहिए। आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि एक दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको कराया जा रहा है, उसका हम लोग टेस्ट नंबर 20 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 आपका हो चुका है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पीछे जाइए और पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्यान के साथ में। ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1.20x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हाँ भैया, एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, मात्र आपका 16 दिन बचा हुआ है, तो पूरा लगन से अब पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 76 से 75 आपका हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम लोग को नहीं देखना है, बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर को बताना है। तो सूची 1 में क्या है? एंजाइम है। सूची 2 में आपका क्या है? स्रावित अंग है। ध्यान में रखिएगा। देखिए ए में आपका है, देखिए एमाइलेज। एमाइलेज का आपका स्रावित अंग कौन सा हो जाएगा? तो एमाइलेज का स्रावित अंग आपका लार ग्रंथियाँ हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। बताइए पेप्सिन का आपका स्रावित अंग कौन सा हो जाएगा? तो आपका देखिए अमाशय हो जाएगा। बताइए पित्तरस का आपका स्रावित अंग कौन सा हो जाएगा? तो आपका पित्ताशय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। डी में देखिए आपका क्या दिया हुआ? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका किस में हो जाएगा? तो आपका अग्नाशय में हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोग को मिलान करना है और आप लोग को याद करना है। चलिए बताइएगा, इसका ऑप्शन देख के आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। चलिए बताइएगा, देखिए क्या बोल रहा है। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है? बताइए मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है? बताइए कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित आपका ध्यान में रखिएगा हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। हाइपोथैलेमस थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। चलिए बताइएगा क्या बोल रहा है। अभिकथन 1 है, कारण आर है। देखिए अभिकथन 1 में बोल रहा है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा भैया, कारण आर में यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। ध्यान रखिए, कारण आर भी जो है सो आपका सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए ए और आर आपका दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही आपका सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो हम जब भी पोस्ट करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप लोग देख पाइएगा। बताइए शोल्डर किसका मिश्र धातु है? बताइए शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो शोल्डर आपका देखिए शीशा और टीन का आपका मिश्र धातु है। ध्यान में रखिए। देखिए क्या है? अमलगम पारा और यह एक अधिक अन्य धातुओं का मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, मिश्र धातु की विद्युत चमकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होता है। पीतल, तांबे और जस्ता का मिश्र धातु है एवं कांसे, तांबे और टीन का मिश्र धातु है। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, जबकि तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ के निर्माण में करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? पिक्रिक अम्ल के नाम से आपको कौन जाना जाता है? तो पिक्रिक अम्ल का आपका देखिए ट्राइना इट्रोफेनॉल। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? ट्राइनाई ट्रेफेनॉल। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भैया, तब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए ट्राइनाई फेट्रोनॉल यह एक विस्फोटक है और इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह हल्का पीला गंधहीन क्रिस्टलीय है जो जल में विद्युत घुलनशील होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अभिकर्मक और संश्लेषण अभिक्रियाओं में किया जाता है। ध्यान रखिएगा भैया और याद रखिए। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखिए आप लोग अभी भूल गए होंगे क्वेश्चन क्या था। इसका क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद होगा। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन सा पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को दिमाग से निकलने नहीं देना है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को
ईंधन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, तो देखिए यूरेनियम 235 आपका ध्यान में रखिएगा उपयोग किया जा सकता है। पूरा सोल्यूशन इसका सुनेंगे तब थोड़ा सा बढ़िया आपको लोग को समझ में आएगा। देखिए यूरेनियम एक धातु है जो विश्व भर की चट्टानों में पाई जा सकती है। यूरेनियम में कई प्रकार की रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक होते हैं जो द्रव एवं भौतिक गुणों में विभिन्न लेकिन समान रासायनिक गुणों वाले तत्व के रूप में होते हैं। यूरेनियम के दो मूल समस्थानिक यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 82 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल नाम से भी जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल नाम से भी जाना जाता है? तो आपको कौन से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जाने जाते हैं, देखिएगा न्यूट्रिनो जाने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किस कण को घोस्ट क्रिटिकल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो आपको न्यूट्रिनो को आपका जाना जाता है, ध्यान में रखिए। देखिए इसका ऑप्शन सुनिएगा, सॉरी भैया इसका सोल्यूशन सुनिएगा। देखिए न्यूट्रिनो अपने काफ़ी कम द्रव्यमान, विद्युत आवेश की कमी और सार्वभौमिक वितरण के कारण ब्रह्मांड में मौजूद अन्य कणों से भिन्न हैं। वे परमाणु रिएक्टरों, सूर्य एवं पृथ्वी के वायुमंडल के उच्च ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय विकिरणों के टकराव से निर्मित होते हैं, ध्यान रखिएगा भैया। अगर फिर से आप लोग को थोड़ा सा सोल्यूशन सुनना है तो 2 सेकंड के लिए आप लोग पीछे वीडियो कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। बताइएगा अगला 83 नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ रैयतवाड़ी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बताइए कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में हुई थी। क्या कथन 1 आपका सही है? बताइएगा क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका बिल्कुल सही बोलिएगा। कथन 2 में इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व बंदोबस्त सीधे रैयत के साथ किया जाता था, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में दोनों कथन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। बताइए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? चलिए बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? बताइए कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपका 14 वर्ष निर्धारित किए गए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई दक्कन के कुछ क्षेत्रों में थॉमस मुनरो और अन्य ब्रिटिश अधिकारी द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत किसानों और रैयतों के साथ भूमि राजस्व का सीधा बंदोबस्त शामिल था। इस व्यवस्था में राजस्व की मांग अस्थायी नहीं थी। सर्वेक्षण के बाद समय समय पर इसमें संशोधन किया। अरे भैया माफ़ कीजिएगा, हम दूसरा देखिए पढ़ लिए थे हम। देखिए फिर से इसका सोल्यूशन बताते हैं। हम 83 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन पढ़ दिए थे। देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपको बिल्कुल सही उत्तर जो है, पूरा सोल्यूशन बता दिए भैया। और थोड़ा सा और इसमें सुन लीजिएगा तो फिर मजा आ जाएगा। देखिए इस अधिनियम के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। सब क्वेश्चन एक जगह रहता है तो थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे भैया 83 या 84 में। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बताइए आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बताइए निम्नलिखित उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम आपका कौन सा है? आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, ध्यान में रखिएगा। बताइए इसका पहला क्रम कौन सा हो जाएगा? उस कालानुक्रम में आप लोग को सजाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए पहला तो आप सबको पता है, पहला आपका रोलैक्ट एक्ट हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए रोलैक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा दमनकारी रोलैक्ट अधिनियम के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिए। उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना, ध्यान रखिए। उसके बाद आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद आपका बारदोली सत्याग्रह 3 नंबर में हुआ था।
तो देखिए बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिए। उसके बाद 4 में आपका गांधी इरविन समझौता, ध्यान रखिए 4 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। बताइए इस सब का सोल्यूशन बताने के भी मन नहीं करता भैया, आप लोग जैसे पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो यही सब क्वेश्चन आप लोग को सर पढ़ाए होंगे। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, एक समझौता था। इसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया एवं गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। पहला हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट, उसके बाद हो जाएगा सहयोग आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला 86 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए क्षेत्रीय राज्य है और संस्थापक है, इसमें क्या बोल रहा है, कौन से सही सुमेलित हैं, मतलब इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना क्या है। क्षेत्रीय राज्य है और संस्थापक है, बताइए हैदराबाद के संस्थापक आपको कौन है, चलिए बताइए। हैदराबाद का संस्थापक आपका जो है सो क्या है, किलिच खान है, ध्यान रखिए। तो एक तो देखिए आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। अवध का आपका संस्थापक कौन है, तो सआदत खान, ये भी आपको बिल्कुल सही है। बंगाल का आपका संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खान, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। बताइए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। सही कथन आप लोग को बताना है। देखिए एक में उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया, क्या कथन एक आपका सही होगा, तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। कथन एक आपका बिल्कुल सही, किसके बारे में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ध्यान में रखिएगा। उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। जिसमें उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया, क्या कथन दो आपका सही है, तो कथन दो में आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो एक और दो आपका दोनों सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 के। ज़्यादा दिन देखिए एग्जाम में आपका नहीं बचा हुआ भैया, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन का निरस्तरीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्तरीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। देखिए कथन एक में यह निस्तरीकरण वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान किया गया था, जो कि कथन एक आपको बिल्कुल सही है। कथन दो में निरस्तरीयकरण पश्चात बिहार उड़ीसा का बंगाल में विलय कर दिया गया, जो कि कथन दो आपको बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कथन दो आपको बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अगर इसका सल्यूशन हम दो को अगर सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा या फिर हम चलिए हम बताते हैं। हालांकि बिहार और उड़ीसा का बंगाल में विलय नहीं किया गया, इसके बजाय उन्हें एक अलग प्रांत बनाना सुनिश्चित किया गया और असम को एक अलग प्रांत बनाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन के निरस्तरीकरण उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, क्या कथन तीन सही है, तो कथन तीन आपका जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो देखिए वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्तरीकरण के संदर्भ में कथन एक और तीन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिए कौन सा एक और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। देखिए वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, आप लोग को बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, सही है तो बताना है। देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। सो देखिए एक में इस अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए AC मजूमदार ने की, कोई गलत है इसको बोल ही नहीं सकता भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता वरिष्ठ उदारवादी नेता बंकिम चरण मजूमदार ने किए थे, ध्यान में रखिएगा। दो में यह अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरमपंथी और गरमपंथी का पुनर्मिलन का प्रतीक था, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है।
ध्यान रखिए। देखिए यस अधिवेशन में ऐतिहासिक घटना थी जो लगभग एक दशक बाद नरमपंथी और गर्मपंथी के पुनर्मिलन का प्रतीक बना। ध्यान में रखिएगा, कथन 2 का बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्या था, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में, दोनों कथन सही है भैया, आप लोग थोड़ा सा गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है आप लोग को 90 नंबर प्रश्न। ऑप्शन देखना ही नहीं है, ऑप्शन देख के बताइएगा तो फिर क्या रह जाएगा भैया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए कथन 1 में आपका है, उन्होंने वर्ष 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। क्या कथन 1 आपका सही है, तो भैया इसको कोई आपका गलत बोल ही नहीं सकता। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही था। ध्यान में रखिए, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में दोनों कथन आपका सही होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए सूर्य सेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, सूर्य सेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में आपका है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है, इसको कुछ रोक टोक है ये नहीं है। 2 में है, वह उन कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें भी कैद नहीं किया गया था, जो कि ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही है, नहीं सही नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1926 और 1928 के बीच कैद किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, कभी कैद नहीं किया गया था, लेकिन ये कैद किए गए थे। कब किए गए थे, 1926 और 1928 के बीच कैद किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 3 में आपका है, उन्होंने वर्ष 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया। कथन 3 बोलिएगा तो भैया आपका सही है। ध्यान रखिए, सूर्यसेन के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही होगा, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। बताइए वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय महासचिव के रूप में किसने कार्य किया। बताइए वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया, तो किसने आपका कार्य किए थे, तो ये आपका देखिए NG रंगा आपका कार्य किए थे। ध्यान में रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पीड में निकलेंगे भैया, ध्यान रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न देखिए, नई तालीम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, नई तालीम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, आप लोग को बताना है। देखिए 1 में नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वार्धा में जाकिर हुसैन की समिति द्वारा की गई थी। क्या कथन 1 आपका सही होगा, बताइए। कथन 1 आपका बिल्कुल जो है सो सही है। कथन 2 में नई तालीम का मुख्य विचार था कि गतिविधि के माध्यम से अधिगम। कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नई तालीम के संबंध में कथन दोनों आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 94 में प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यक्ति वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे। पहले बैच में आपका शामिल कौन नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ आपका बनर्जी जो है सो पहले बैच में शामिल नहीं थे। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में बम्बई अब मुंबई के गोकुल धाम तेज प्रताप संस्कृति कॉलेज में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें से एकल एक्टोवेनियम होम कमेटी तेलंगाना एवं जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 95 कर बताए पुनः पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। एक आप सपोर्ट दिखाइएगा तो आपका भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा।
और थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में क्या बोला, पुनः पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में है, इस पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए थे, हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से घटाकर 71 कर दी गई, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम सही बोल दिए थे। सही कैसे होगा, ये सही बिल्कुल नहीं है। देखिए पुनः पैक्ट के प्रांतीय विधानमंडलों में पुनः पैक्ट के प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें की संख्या 17 से बढ़ाकर 841 कर दी गई थी। कितना, 17 से बढ़ाकर 841 कर दी, 841 कर दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 841 बोल रहा है, थोड़ा सा आप लोग इस पर थोड़ा सा यहाँ पे जो एक बार चैट जीपीटी से गूगल कर लीजिएगा, बताइएगा सही है या फिर गलत है। देखिए एक तो इसमें बोला कौन सा सही है, तो एक आपको बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 96 के बताइए, लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन संकल्प 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संकल्प 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है, देखिए इसने स्थानीय निकायों में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल का अधिमानता निर्वाचित होने की सिफारिश की, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है, इसमें से यह प्रस्ताव किया गया था कि इन स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाए तथा सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए। फिर से सुनिएगा भाई, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ सुनने में तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। देखिए इनमें से यह प्रस्ताव किया गया था कि इन स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाए तथा सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन संकल्प 1882 के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक और दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। तो ब्रिटिश से भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था। तो ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था। तो किनके द्वारा आपका किया गया था, तो ये आपका थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा आपका किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। बताइएगा, देखिए सुल्तान महमूद बेगड़ा के जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे। इनके लेखक कौन थे, तो आपका उदय राज थे, ध्यान में रखिए। देखिए क्या बोल रहा है, सुल्तान महमूद बेगाड़ की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे, तो उदय राज थे, ध्यान में रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति क्या थी। बताइए, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन के क्षेत्रों में मुगलों की सत्ता की स्थिति क्या थी। तो इनकी स्थिति जो है दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुई थी, ध्यान में रखिएगा, क्या हुई थी, कमजोर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 के प्रश्न की खुशी के 100 नंबर प्रश्न की खुशी में आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिएगा। देखिए एक में शब्द है और अर्थ है, इसमें सही उत्तर क्या बोल रहा है, आपको शून्य बोल रहा है। क्या करना है, कितने सुमिलित है ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका है, एक में आपका ददनी क्या है, कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारी के द्वारा अग्रिम राशि आपूर्ति, जो कि बिल्कुल आपको सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सुमिलित है। अब देखिए कांतुस करवानी सपार्क ये आपका सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, केवल एक आपका सुमिलित है, एक याद कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा इसका सही सोल्यूशन नहीं लिखे, 3 और 4 का हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए हैं। चलिए अगला 101 नंबर प्रश्न बताइए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक में है, अनेक भक्ति परंपराओं के तहत शिव, कृष्ण और देवी जैसे विभिन्न देवी देवताओं को एक ही परम सत्ता के विविध के रूप में माना गया है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। तो मैं भक्ति संतों के व्यक्तिगत
भक्ति की तुलना में यज्ञ, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसी ब्रह्म धार्मिक प्रथाओं पर अधिक बल दिया गया, जो कि बिल्कुल आपका कथन 2 गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान जियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक चिंतन में जवाबित शब्द का तात्पर्य था। बताइए, जवाबित शब्द का क्या तात्पर्य था? तो सुल्तान द्वारा कुलीनों पर परामर्श बनाए गए राज्य कानून। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, इधर थोड़ा सा फास्ट निकलेगा भैया, वन लाइनर, तो वन लाइनर देखेंगे तो थोड़ा फास्ट में निकलिएगा। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि नीतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? है ना कि क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि नीतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये आप लोग को फोकस करना है। देखिए, कथन 1 में फिरोज शाह तुगलक ने भूराजस्व के निर्धारण के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित राज्य, देखिए वफा ए फरमानी और आधिकारिक रूप से निर्धारित कीमतों के उपयोग की शुरुआत की। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 में मोहम्मद बिन तुगलक ने घरी और चराई जैसे कई कृषि करों को समाप्त कर दिया, लेकिन उन क्षेत्रों में सिंचाई लागू किया जहां नहरों का निर्माण किया गया था। क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान में कोनो भी आपका सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर, और माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही 1 सही है, ना ही 2 सही है। जो 4 नंबर प्रश्न बताइएगा, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 भित्ति चित्र किस युग से संबंधित हैं? अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 भित्ति चित्र किस युग से संबंधित हैं? सबको पता भी आपका शुंग युग से आपका संबंधित हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। बताइए, महाजन पदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया अभी तक। महाजन पदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, 1 में है नगर महाजन पदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन कुल इकाई मूल इकाई थी, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है। 2 में है कुछ महाजनपदों की अस्थायी सेनाएं और प्रशासनिक तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना निर्भर थे, जो कि कथन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 की ओर। तो मध्योत्तर भारत में श्रेणी गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? मध्योत्तर भारत में श्रेणियों यानी कि गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, 1 में आपका है श्रेणी वस्तुओं की कीमतों पर गुणवत्ता और नियंत्रित करती है। क्या कथन 1 आपका सही है? बताइए। तो कथन 1 आपका जो है सो बताइए, क्या कथन 1 आपका सही है? 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड थोड़ा रुक जाइए। तो कथन 1 आपका भैया बिल्कुल सही है। कथन 2 में ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, प्रत्येक शिल्प श्रेणी का नेतृत्व श्रेष्ठी नामक प्रमुख करता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। उतना बार सब बोल रहा है, अब तक तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए था। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम यह क्वेश्चन में बता दीजिए आप लोगों को। कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। 108 नंबर प्रश्न का भी आप लोग देख लीजिए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 107 और 8 का कमेंट आप लोग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 109 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थल रूप राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थल रूप राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है भारत में ठीक 5 पूर्णतः आंतरिक स्थल रुद्ध
राज्य हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है भैया। ये देखिए ये राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तेलंगाना है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा था भारत में ठीक 5 पूर्णतः अंतरिक्ष स्थल रुद्र राज्य, और वो स्थल रुद्र कौन कौन सा है, ये आपका 5वां, ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या था, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थल रुद्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को चुनना था। बताइए 110 नंबर प्रश्न बताइएगा, कितना इजी क्वेश्चन है ये पहले देखिए। देखिए इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस सब क्वेश्चन पे देखिए भैया थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे, क्योंकि टाइम देखिए बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो सही आपका हो जाएगा, यह नदी हिमालय नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत निक्षेपण मैदान है। ध्यान में रखिएगा, यह हिमालय नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत निक्षेपण मैदान है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 111 के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। कथन 1 में तराई एक दलदली और आर्द्र पट्टी है जो भंगार क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा सही नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे एक का तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तराई एक दलदली और आर्द्र पट्टी है जो हिमालय के तलछटी के साथ भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का भाग है, ध्यान रखिएगा। 2 में तराई क्षेत्र वनों का विकास के लिए अनुपयुक्त है। क्या कथन 2 आपका सही है। कथन 2 आपका जो है सो बिल्कुल सही नहीं है, कथन 2 भी आपका सही नहीं है। अगर इसका सही उत्तर देखें तो तराई पट्टी में दलदली भूमि, घने जंगल संबंध, जैव विविधता, उच्च वर्षा और उपजाऊ मृदा जैसी विशेषताएं मिलती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। तराई के संदर्भ में इसका सोल्यूशन हम बता दिए हैं, थोड़ा आप लोग गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा पीछे करके वीडियो थोड़ा सा। 112 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहते जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है, ध्यान रखिएगा, कथन 1 में उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, क्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ बोल रहा उत्तर प्रदेश। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं भैया, 1 सेकंड रुक जाइए। हमें 112 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही कौन सा हो जाएगा, 112 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक तो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 90% तो आपका देखिए हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार आ गया आपका। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.7% है, ध्यान रखिए। उसके बाद सिक्किम में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण संख्या सबसे कम है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। देखिए न्यूनतम ग्रामीण सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले प्रतिशत कौन सा राज्य है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, 95.5 शहरी जनसंख्या केवल 2.5 ग्रामीण है। चंडीगढ़ में 97.3 शहरी जनसंख्या केवल 2.7 ग्रामीण है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए 113 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक उत्पत्ति और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड ढाल का एक अलग भाग है। क्या कथन 1 आपका सही होगा। कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धन्यवाद। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, यह पठार अत्यधिक ऊंची युवा वलित पर्वत प्राणियों और गहन घाटियों प्राणियों की विशेषता वाला है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। बिल्कुल आपका कथन 2 गलत है।
ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। 114 नंबर प्रश्न बताइएगा, विविध हिमालय श्रेणी के निम्नलिखित प्रमुख पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसको बोल रहा है? विविध हिमालय के श्रेणियों की निम्नलिखित प्रमुख चोटियों को पश्चिम से लेकर उत्तर की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिएगा। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा नंदा देवी, ये आपका पहला हो जाएगा, साइड में लिख देते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका धौलागिरी, तीसरा हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका आ जाएगा कंचनजंगा। क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर करना है। पहले देखिए पहला पश्चिम में आपका नंदा देवी है, उसके बाद आपका धौलागिरी आएगा, उसके बाद आपका पश्चिम से पूरब की ओर आपका माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका कंचनजंगा आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर बताइए, प्रश्न नंबर कितना? तो प्रश्न नंबर 115 की ओर। दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है? दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा? तो कथन एक में इसका समानता पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए दक्कन पठार की, देखिए इसका सही उत्तर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर दक्कन का पठार भारत का एक प्रमुख भौतिक भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह एक बड़ा त्रिकोण टेबल लैंड समतल उच्ची भूभाग है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। ध्यान रखिएगा। यह देखिए पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्वी घाट से घिरा है। ध्यान रखिए। दो में है, देखिए पठार से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ये बदलाव आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 की ओर। बताइए पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन एक में आपका है, ऊर्जा का पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा और किसी प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में यह कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए क्या है आपका बिल्कुल सही है। दो में आधारभूत गलत है भैया। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117 की ओर, और उसका सोल्यूशन भी हम नहीं लिखे थे, इसीलिए हम जल्दी से वहाँ निकल गए। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राण लिया वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करती है? प्रभावित ढंग से आपका कार्य करती है, तो ये आपका देखिए गहन समुद्री महासागरीय बेसिन आपका कार्य करती है। उसके बाद आपका विशाल आबादित पीठभूमि आपका कार्य करती है। उसके बाद आपका संघन उष्णकटिबंधीय वर्षापन करती है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1, 3 और 4। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियाँ वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करती है? तो ये तीनों आपका जो है सो प्रभावी ढंग से कार्य करती है। ध्यान रखिएगा। 118 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिस्टोन प्रजाति की उत्कृष्ट उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टोन प्रजाति का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इनका देखिए आपका हो जाएगा समुद्री उदयविलाभ द्वारा आर्सन का शिकार करना। ध्यान रखिए। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद आपका जो है सो देखिए स्टारफिश द्वारा मतलस्य का शिकार करना। ध्यान रखिएगा। मसल्स का शिकार करना, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल, और कथन 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए और 2 और 3 आपको बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर। अभी कथन एक है, कारण आ रहा है। देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। ध्यान रखिए उल्टा हो सकता है। क्या कथन एक आपका सही होगा? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषीय स्तरों पर अल्पसंख्यक शाकाहारी परजीवी और प्रत्याजीवी को आश्रम देता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। और देखिए आर जो है ए की आपका सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा। 120 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमिलित है? बताइए कौन सा सही ढंग से आपका सुमिलित है? तो ये जो है आपका ध्यान रखिए। देखिए एक में है नील नदी का उद्गम स्थल इथोपिया, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा।
दो में अगर नील नदी का अंतिम डेल्टा प्रवाह मिस्र बिल्कुल सही सुमिलित है। श्वेत नील के नील नदियों का संगम स्थल सूडान बिल्कुल सही सुमिलित है। श्वेत नील का उद्गम स्थल दक्षिणी सूडान, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाइएगा थोड़ा सा। चलिए मिलान करते हैं 121 नंबर प्रश्न। देखिए सूची 1 में क्या है, वैश्विक झील है, राजस्थान है। मतलब लेक तुलारे का स्थान कहाँ है, तो बताइए इनका स्थान आपका कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, तो इनका स्थान जो है सो आपका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। बताइए वैश्विक झील दिया हुआ है, ये आपका वैश्विक झील हो गया है, ये आपका स्थान दिया हुआ है। बताइए लेक तुलारे, ये आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बताइए लेक ओनेगा आपका कहाँ है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा आपका रूस में है। बताइए लेक मराइकाइबो, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, लेक टिटाकाका, ये आपका पेरू में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। चलिए बताइए कि कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में यह जलवायु क्षेत्र अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि यहाँ गर्म शुष्क गर्मियों और हल्की वर्षा वाली सर्दियाँ होती हैं। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कोई गलत इसको भूल ही नहीं सकता। यह आमतौर पर दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका कथन 2 भी आपका क्या, तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भैया। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से भू आवध है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से भू आवध है, ध्यान रखिएगा। देखिए भू आवध अब कौन पूरी तरह से कौन सा देश है, एक सेकंड रुक जाइए भैया। निम्नलिखित में से कौन से देश पूरी तरह से भू आवध हैं। भू आवध स्थल रूप देश, भू आवध रूप देश जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र या महासागर से नहीं लगती है। ध्यान रखिए, देखिए भू आवध क्या हो गया, किसी भी देश का आपका सीमा जो है सो समुद्री सीमा पर नहीं लगती है, उसको भू आवध कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो किनका नहीं लगते, तो आप लोग को पता हो गया। देखिए लाओस का नहीं लगता है, उसके बाद आपका मंगोलिया का नहीं लगता है, उसके बाद आपका कम्बोडिया का नहीं लगता है, अफगानिस्तान का लगता है, अफगानिस्तान का हाँ शायद लगता है अफगानिस्तान का, ध्यान रखिएगा। देखिए जिसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइए कथन 1 है, कारण आर है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का धरातल आमतौर पर अधिक कराहमय होता है जहां बहुत कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। अभी कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। अभी कथन 1 आपका सही है या फिर गलत है, बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में पेड़ों का संघन वितान सूर्य के अधिकांश प्रकाश को जमीन तक पहुंचाने से रोकता है, जो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ए और आर दोनों साथ है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। थोड़ा फास्ट में निकलेंगे भैया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तक खाना वाना नहीं बना है, 12 देखिए अभी बज रहा है। देखिए टेगा 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, टेगा 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में 12 नहीं बज रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, तो क्या 8:45 9 बजने वाला है। बताइए टेगा 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिएगा टेगा बायोम दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में टेगा वनों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाली पर्णपाती वृक्ष होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 2 गलत है इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 126 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक देश दजला फरात नदी तंत्र का जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। बताइए दजला फरात नदी तंत्र का जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, तो आपका यह कौन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, देखिए आपका हो जाएगा
कौन कौन सा है, तो आपका ईरान है, दजला फरात नदी तंत्र जलग्रह का क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है, ईरान है, आपका तुर्की है, सीरिया है और आपका इराक है। चारों जो है सो आपका दजला फरात नदी तंत्र जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान देखिएगा, देखिए कथन एक में आपका बोल रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जो कि कथन एक आपका जो है सो क्या है, तो बिल्कुल आपका सत्य है, ध्यान में रखिएगा। कथन 2 में है 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जो कि कथन 2 आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 129 नंबर प्रश्न। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइएगा। कि एक में प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ने की थी, क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। सघन संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तीनों कथन आपका सही होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर प्रश्न बताइएगा। अभी कथन एक है, कारण आर है भारत की संविधान का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, क्या अभिकथन एक आपका सही होगा, तो अभिकथन एक आपका बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कारण आर संविधान सभा के कुछ संसदीय प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ए सही है और आर भी सही है, और देखिए आर जो है सो एक ही आपका सही व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को उसकी क्रम में व्यवस्थित कीजिए और जिस क्रम में वे आते हैं, मतलब जिस क्रम में वे आते हैं इसको आपको क्या करना है, सही क्रम में आपको करना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को उसकी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे आते हैं, ध्यान में रखिए जिस क्रम में वे आते हैं। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा संप्रभु, ये आपका पहला हो जाएगा, रखिए। उसके बाद हो जाएगा आपका समाजवादी, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा लोकतांत्रिक, ये आपका चौथा हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा आपका गणराज्य, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतना टाइम नहीं भी है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बात को। 132 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, रीट है और अर्थ है। बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ आपका वो प्रस्तुत करना है, क्या को प्रस्तुत करना है। बताइए परमादेश, परमादेश का अर्थ क्या है, तो परमादेश का अर्थ है आदेश देना, ध्यान में रखिएगा। आदेश। प्रतिषेध का आपका अर्थ क्या है, तो प्रतिषेध का अर्थ आपका है रोकना। और उत्प्रेषण का आपका अर्थ क्या है, तो आपका प्रमाणित होना, ध्यान रखिएगा। जिसका सही उत्तर आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए एक में नवसृजन भाग 4 का ए के तहत मूल कर्तव्यों का समावेश है, क्या अभिकथन एक आपका सही है। देखिए अभिकथन एक आपका सही है, तो अभिकथन एक जो है आपका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना बोल रहा है। ये पहला तो यही हो जाएगा, फिर दूसरा यही, तीसरा फिर यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए है भैया वैसे ही इसका सही क्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा भी यही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। बताइए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा कौन सा सही नहीं है राज्यसभा के संदर्भ में, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
कौन सा सही नहीं है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्या सही है? बोलिए क्या सही है? तो सही, बिल्कुल ये सही है। देखिए, राज्य सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल होता है। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे बोल रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही नहीं है। बाकी 4 देखिए, राज्यसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा स्थान आपका सही नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 3 आपका सही नहीं है। 135 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको बोल रहा है कौन से सुमेलित है, ये आप लोग को सुमेलित करना है। अनुसूची है और विषय है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। देखिए, प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में है अनुसूचित सूची राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते क्या सुमेलित हैं, ध्यान रखिए, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। तृतीय अनुसूची सुमेलित नहीं है। चतुर्थ अनुसूची राजसंघ सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट में थोड़ा सा। देखिए, तृतीय अनुसूची राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की प्रतिज्ञा का प्रारूप, क्या ये आपका सही नहीं है, तो इसका सही क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चतुर्थ अनुसूची संघ और राज्य बोल रहा है, इसका सही क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 और 4 आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 136 की ओर बताइए, भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अभी देखिए, चतुर्थ अनुसूची आ गया है, अभी उसके बारे में हम लोग जस्ट पढ़े पीछे, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है बताना है। तो कथन 1 में आपका है, यह राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी का राज्यसभा प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 137 की ओर। बताइएगा, अनुच्छेद है प्रावधान है, बताइए अनुच्छेद 249 का प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 249 का प्रावधान आपका राज्य राष्ट्रीय हित में प्रस्तावित करती है, क्या बोलता है, राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्तावित करती है, राज्यसभा राष्ट्रीय हित में करती है। तो ये जगह राज्यसभा का प्रस्ताव व राज्य पर सूची पर विधान। देखिए, बी में आपका अनुच्छेद 250, क्या अनुच्छेद 250 तो राष्ट्रीय संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में विधि बनाने की अनुमति देता है। ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है, राज्यसभा में, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची को संसद का विधायी अधिकार। 2 में आपका अनुच्छेद 252 आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसमें हो जाएगा 2 या 2 से, इसमें होगा 2 या 2 अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद का विधान। डी में अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कार्यान्वयन करने हेतु, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना है भी है इस सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 138 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, जल्दी कर लीजिए और बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो देखिए, आपका सभापति का पद रिक्त, ये भी आपको कर सकता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाना, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की बैठक में सभापति की अनुपस्थिति भी कर सकता है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सो आपका सभापति के रूप में कार्य कर सकता है, ध्यान रखिएगा। 139 नंबर प्रश्न बताइएगा, संसदीय सत्र चक्र के समन्वय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला, सही क्रमों को आपका व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका जो राष्ट्रपति द्वारा सदन में आहूत करना, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा अनिश्चितकालीन, ये आपका चौथा स्थगन हो जाएगा। चौथा ये आपका सदन का सत्राभाषण, ये आपका 5वां हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल राइट आंसर होगा 140 नंबर प्रश्न देखिएगा। उसके बाद यहाँ से मैथ आएगा भैया, तो मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, हम आंसर बता देंगे। भारतीय संसद में विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। खाली कथन सही है गलत वाला तो करता भी यार, और दूसरा कुछ आता कहाँ है। कौन सा कथन आपका सही है। एक में संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक सरकार भारत के संचित निधि को कोई धनराशि आहरित नहीं कर सकती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग को हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। 142 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 142 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 142 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 143 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 144 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 146 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 148 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न होगा, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया, वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू BHA भाई एंड BAHNO बहनों। थैंक यू सो मच भाई एवं बहनों, लव यू।